मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी के अंदर यूनिट 4 का चैप्टर 6 नियोजन। और आज हम नियोजन में बात करेंगे नियोजन के तत्वों की, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, कि नियोजन में कौन कौन से तत्व या कौन कौन से अवयव होते हैं जिनको हम इसमें शामिल करते हैं। तो नियोजन के मुख्य रूप से जो तत्व हैं वो हैं, पहला लक्ष्य या उद्देश्य, दूसरा है नीतियाँ, तीसरा है नियम, चौथा है कार्यविधि, पांचवा है विधियाँ, छठवा है कार्यनीति या व्यू रचना, सातवां है कार्यक्रम और आठवां है बजट। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले लक्ष्य उद्देश्य से। तो लक्ष्य उद्देश्य भविष्य की योजनाएं हैं जो आगामी क्रियाओं के लिए दिशा प्रदान करते हैं। यानी जो लक्ष्य उद्देश्य होते हैं वो भविष्य के लिए प्लानिंग है, हमारी योजना है जो आगामी कार्यों के लिए दिशा निर्देश देती हैं, यानी आगे हमें क्या काम करना है उसके बारे में बताती हैं। उद्देश्य या लक्ष्यों का निर्धारण नियोजन प्रक्रिया का पहला व प्रमुख तत्व होता है। तो जो हमारी नियोजन की प्रोसेस है, प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है, उसकी सबसे पहली स्टेप है हमारे टारगेट्स या गोल, हमारे लक्ष्य या उद्देश्य, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी व्यावसायिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। यानी जो हमारे जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए ही हम अपने व्यवसाय के समस्त कार्य करते हैं। और जो योजना बनाई जाती है वह इन्हीं लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाई जाती हैं। यानी जो भी हमें टारगेट या गोल्स होते हैं या हमारे टारगेट या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम अपने व्यवसाय के अंदर प्लानिंग का काम करते हैं, नियोजन का कार्य करते हैं। जो नियोजन होते हैं उसके अंदर जो भी हमारे लक्ष्य है उनका निर्धारण करते समय हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुख्य लक्ष्य क्या हैं और उनके सहायक लक्ष्य क्या होंगे। यानी प्राइमरी गोल्स हमारे क्या हैं और सेकेंडरी गोल्स क्या होंगे, ये भी हमें पहले निश्चित कर लेना चाहिए। और हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, यानी अल्पकालीन हमारे लक्ष्य क्या होंगे और दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होंगे, ये दोनों प्रकार के ही लक्ष्यों को निर्धारित कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो जो लक्ष्य उद्देश्य है वो प्रमुख लक्ष्य और सहायक लक्ष्य, इसी तरह से अल्पकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य, इनमें आपस में सामंजस्य, इसमें आपस में तालमेल स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यानी जो संस्था के प्रमुख हैं उनका ये दायित्व है, उनका ये कार्य है कि वो अपने लक्ष्य, जो प्रमुख लक्ष्य हैं, सहायक लक्ष्य हैं, या जो हमारे अल्पकालीन है, दीर्घकालीन है, ऐसे लक्ष्यों के बीच में आपस में सामंजस्य रखें। क्योंकि जो मेन लक्ष्य होते हैं, मुख्य जो हमारे लक्ष्य होंगे, उनको पूरा करने के लिए हमारे सहायक लक्ष्य भी होंगे, या जो दीर्घकालीन लक्ष्य होंगे उनको प्राप्त करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म हमारे टारगेट या गोल हमको रखने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में इन लक्ष्यों के बीच में सामंजस्य, इन कोऑर्डिनेशन, तालमेल या समन्वय होना चाहिए। व्यावसायिक उपक्रम के प्राथमिक या प्रमुख उद्देश्य, यानी जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं, जो मुख्य उद्देश्य हैं या प्राइमरी जो हमारे टारगेट या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो उपक्रम है, उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। और हमारे उपक्रम में जितने विभाग हैं उनके अपने अपने लक्ष्य उद्देश्य होते हैं, जो कि इन प्रमुख लक्ष्य उद्देश्यों के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। नंबर 2 पर है नीतियाँ, पॉलिसीज। तो नीतियाँ निरंतर चलने वाले निर्णय निर्देश हैं जो शीर्ष प्रबंधकों द्वारा मध्य स्तरीय व निम्न स्तरीय प्रबंधकों की सहायता के लिए ऊपर से निर्धारित की जाती हैं। यानी जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज हैं, वो लगातार चलने वाले दिशा निर्देश हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं। यानी जो टॉप लेवल है, पॉलिसीज तैयार करके उसे मिडिल लेवल और लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं, जिसके आधार पर वो कार्य कर सकें।
दूसरे शब्दों में नीतियाँ प्रबंध में अपनाए जाने वाले वह सिद्धांत हैं जो उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाए जाते हैं, यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा पॉलिसीज तैयार की जाती हैं और जो कथनों या निर्देश के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, यानी जो स्टेटमेंट या गाइडेंस के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं, वहाँ उनको व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है। और जो अधीनस्थ हैं, यानी जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं, वो प्रबंधकों या अधिकारियों को इनका पालन करना पड़ता है, यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो सबऑर्डिनेट हैं उनको इन नीतियों का पालन करना होगा। नीतियाँ सामान्यतः दो तरह की होती हैं, सामान्य या विशिष्ट। और ये जो नीतियाँ होती हैं वो कार्यान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश देती हैं कि हमें क्या कार्य करना है, कैसे करना है, उसके संबंध में दिशा निर्देश देने का काम नीतियों का होता है। अगला है नियम। तो नियम से आशय उन बिंदुओं से होता है जो व्यक्त करते हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों में बिना किसी विचलन के क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो जो नियम होते हैं वो एक ऐसा पॉइंट होते हैं, ऐसा टारगेट होते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर अगर कोई कंडीशन है, कोई विशेष परिस्थिति है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिना विचलन के, यानी बिना किसी परिवर्तन के हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पता करने का बिंदु होता है नियम। दूसरा शब्दों में अगर हम बात करें तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन, किसी पर्टिकुलर टाइम में जब हमें कुछ काम करने होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में सरलतम रूप का चयन करना नियम कहलाता है, यानी उन ऑप्शंस में से हमें जो सबसे सरल लग रहा है उसको चूज करना, वो हमारा नियम है। यह नीति की तुलना में अधिक दृढ़ व अधिक विशिष्ट होते हैं। तो जो नीतियाँ होती हैं उनसे ज़्यादा कठोर और उनसे ज़्यादा अधिक महत्व वाले होते हैं। यह कार्यविधि का पथ प्रदर्शन करते हैं, परंतु इसके कड़े उपयोग में स्वेच्छा की छूट नहीं देते, यानी ये कार्यविधि का मार्गदर्शन करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, परंतु इसके उपयोग में कोई ढील नहीं होती, यानी जो नियम है, हमें उनके अनुसार चलना ही पड़ेगा। वास्तव में नियम व्यवसाय के अनुशासन एवं निर्विघ्न संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। तो किसी भी व्यवसाय को निर्विघ्न चलाने के लिए, उसके अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए नियम का होना अत्यंत आवश्यक है। क्या विकल्प चुना जाए या क्या विकल्प निर्णय लिया जाए, इसका पहले से ही निर्धारण करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, यानी हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए पूर्व में ही नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं। एक नियम कार्यविधि से संबंधित होते हैं, तो जो नियम है वो कार्यविधि से संबंधित है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं नियम नीतियों से भिन्न होते हैं, यानी नियम और नीतियों में अंतर होता है। अगला है चौथा, कार्यविधि। तो कार्यविधि का आशय उन क्रियाओं या तरीकों से होता है जिनके माध्यम से नीतियों को कार्यान्वित करके व्यावसायिक उपक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इसके अंतर्गत उन सभी कार्यों का विस्तृत ब्यौरा एवं क्रम देना होता है जिन्हें पूरा करना हो, यानी जो कार्यविधि है नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोसीजर, कार्यविधि। तो कार्यविधि यानी कार्य करने का तरीका, जिनके माध्यम से जो हमारी पॉलिसीज तैयार की गई, जो नीतियाँ तैयार की गई, उनको हम कार्यान्वित कर सकें, यानी उनको हम फॉलो अप कर सकें, जिससे जो संस्था के लक्ष्य हैं या जो उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा सके, उनको प्राप्त किया जा सके। जो कार्यविधि होती है उसके अंतर्गत उपक्रम के अंदर होने वाले उन सभी कार्यों का डिटेल रहती है, डिटेल में पूरी जानकारी होती है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सभी। और इसके अंदर एक क्रम देना होता है, यानी जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी उपक्रम के अंदर कार्य करने हैं, उन कार्यों में एक क्रम देना होता है, एक सीक्वेंस देना होता है कि पहले ये काम, उसके बाद ये काम, उसके बाद ये काम, उसके बाद ये काम। तो इस तरीके से कार्यविधि में हमें क्रम देने होते हैं। जैसे विक्रय विभाग 48 घंटे में सभी आदेश कार्यान्वित करने की एक नीति बनाता है, यानी कोई हमारे उपक्रम का जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको हमने 48 घंटे का आदेश दिया कि 48 घंटे में उसे ये काम करने हैं, ऐसी हमने नीति बनाकर विक्रय विभाग को दी। तो जो विक्रय विभाग है उसे आदेश के कार्यान्वयन की कार्यविधि में आदेश प्राप्त होने के उपरांत से लेकर ग्राहक को माल भेजने तक के उन चरणों के क्रम को देना होगा जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। तो उन्होंने एक पॉलिसी तैयार की
टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, जिसे उन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट को भेजा। अब सेल्स डिपार्टमेंट उन नीतियों के आधार पर, उस नीति के आधार पर अपने कार्यविधि तैयार करेगा, जिसमें माल के निर्माण से लेकर उसे ग्राहक तक माल भेजने के लिए जो जो काम करने हैं उनकी वो स्टेप बनाएगा, उनकी वो एक सीक्वेंस बनाएगा जो उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होंगे। तो इस तरह उन चरणों या कार्यों का क्रम ही कार्यविधि कहलाती है। कार्यविधि उस विधि या तरीके का निर्धारण करती है जिसके द्वारा कार्य में प्रमाप एवं एकरूपता बनी रहे। यानी जो कार्यविधि है उसका प्रमुख जो उद्देश्य है, कार्यविधि बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो यही उद्देश्य होता है कि जिससे हमारे जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें एक रूपता बनी रहे। इसी क्रम में अगली बात करेंगे विधियों की, मेथड्स। तो विधियां सामान्य और बार बार आने वाले कार्यों को करने का एक अनौपचारिक एवं प्रमाणिक तरीका है। यानी मेथड, विधि, एक बार हमने विधि बना दी तो उसी विधि से फिर हमें अपने सारे काम करने। एक मेथड अगर हमने यूज़ कर लिया तो उसी मेथड से हम आगे के कार्य भी करेंगे। तो विधियां क्या होती हैं? सामान्य और बार बार आने वाले कार्य को करने का एक अनौपचारिक एवं प्रमाणिक तरीका है। यानी जो विधियां हैं, जो काम हम अपने व्यवसाय उपक्रम के अंदर बार बार करते हैं, उनको करने के लिए एक अनौपचारिक और एक प्रमाणिक तरीका होती हैं। विधियां प्रतिदिन के कार्यों के लिए विस्तृत एवं स्पष्ट मार्गदर्शन करती हैं। तो जो डेली के हमारे जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, वो एक हमारा पथ प्रदर्शन का काम करती हैं, मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। विधियां कार्यों को नियोजित तथा इच्छानुसार पूरा करने में सहायक होती हैं। तो जो विधियां होती हैं वो हमारे जो भी कार्य हैं उनको पूरा करने में हमारी मदद करती हैं, हेल्पफुल होते हैं वो हमारे। इससे किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होता। जब हम विधियों का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने कोई भी डाउट की स्थिति नहीं होती, कोई भ्रम की स्थिति नहीं होती है। और जब हम विधियों का प्रयोग करते हैं तो हमारे उपक्रम या संगठन के अंदर मितव्ययिता बनी रहती है, यानी हमारे वहाँ खर्चे कम होंगे। जो विधियाँ हैं वो कार्य के वर्गीकरण, सरलीकरण एवं प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक होती हैं। तो जो विधियाँ हैं वो हमारे कार्य जो होते हैं उनको अलग अलग बांटने के लिए, उनको सरल करने के लिए और उन कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए हमारी मदद करती हैं। एक विधि कार्य करने के तरीके को व्यक्त करती है, यानी जो विधि है वो ये बताती है कि हमें कार्य कैसे करना है। अतः यह कार्यविधि के प्रयोग में सहायक होते हैं। जो हमारी कार्यविधि है, यानी जो हमारी प्रोसीजर होता है, उसको प्रयोग करने के लिए ये हमारी मदद करते हैं। वास्तव में जो विधि है कार्यविधि का एक कदम या चरण होती है। तो जो प्रोसीजर है उसकी ही एक स्टेप ये मान लिया जाए कि मेथड है। अगला पॉइंट है कार्यनीति या व्यू रचना। तो जैसा आप जानते हैं कि जो योजनाएं बनाई जाती है वो भविष्य के लिए होती हैं, यानी प्रत्येक योजना भविष्य से संबंधित होती है। अतः उसके लिए निर्धारित कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होता है कि उस संबंध में पहले से ही सभी बिंदुओं पर उचित कार्यनीति बना ली जाए। यानी जो योजना है वो भविष्य से संबंधित है और उसके लिए हमें एक निर्धारित कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमें अपने उपक्रम को अच्छे तरीके से चलाना है या हमें अपनी योजनाओं का सफलता से क्रियान्वयन करना है, कार्यान्वयन करना है, तो उसके लिए हमें पहले से ही सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक उचित कार्यनीति या उचित व्यू रचना तैयार करनी चाहिए। यानी एक स्ट्रैटेजीज तैयार कर लेनी चाहिए। नियोजन में सामान्यतः यह कार्यनीति बनाई जाती है, परंतु उसे उस समय अपनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यानी जो नियोजन होता है, नियोजन करते हैं उसी समय हम अपनी स्ट्रैटेजीज तैयार कर लेते हैं कि इस प्लानिंग को हमें कैसे फॉलो करना है, कैसे आगे तक ले जाना है या कैसे इसको पूरा करना है। ठीक है। और साथ ही ये स्ट्रैटेजीज बनाना उस समय बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, उस समय बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है जब हमारे सामने, यानी हमारे उपक्रम के सामने कोई हमारा कड़ी कंपटीशन होती है, यानी प्रतियोगिता कड़ी हो जाती है। बाज़ार में अपनी वस्तु का एडवर्टीजमेंट करना होता है, प्रचार करना होता है और अपनी वस्तु की सेल, यानी अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी होती है और अपने प्रोडक्ट का मार्केट में होल्ड करना होता है, उसका प्रभुत्व बनाना होता है।
या जब हमारी वस्तु की मांग अनुमान से अधिक बढ़ गई और उसे हमें पूरा करना हो, या बाजार के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में हमें कार्यनीति या व्यूह रचना या स्ट्रैटेजीज बनाना कंपलसरी होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। इसी तरह विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी योजना बनाते समय उपयुक्त कार्यनीति या व्यूह रचना बनानी आवश्यक होती है। यानी जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में भी जब हम प्लानिंग तय करते हैं, प्लानिंग नियोजन का कार्य करते हैं, तो उस समय भी हमें व्यूह रचना बनाना आवश्यक होता है। जो व्यूह रचना का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता है, परंतु अब व्यावसायिक जगत में जटिल परिस्थितियों का सामना करने के लिए इसका उपयोग किया जाना लगा है। तो जो व्यूह रचना होती है या जो स्ट्रेटजीज होती थी, उनका यूज़ पहले केवल युद्ध के लिए किया जाता था। जब युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, उसके लिए कार्यनीति या व्यूह रचना तैयार की जाती थी। परंतु आज के इस व्यावसायिक जगत में बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण या जो व्यवसाय के सामने, हमारे उपक्रम के सामने जो जटिल समस्याएं हैं, कठिन समस्याएं हैं, उनका सामना करने के लिए भी व्यूह रचना या कार्यनीति की आवश्यकता पड़ने लगी है। वास्तव में इसके पीछे इस विषम परिस्थितियों में युद्ध जैसी तत्परता दिखाने की आवश्यकता का होना है, अन्यथा योजना असफल हो सकती है। तो अगर हम देखें तो आज का जो व्यवसाय है उसमें भी हमें युद्ध जैसी तत्परता, जैसे युद्ध में हमें चौकन्ना रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है कि कभी भी कहीं से भी कोई भी वार कर सकता है, उसी तरीके से आज के व्यावसायिक जगत में भी इसी तरह की तत्परता कि हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने संस्थान को कैसे आगे ले जाना है, तो इसके लिए हमें तत्पर होना होगा। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, अगर हम स्ट्रैटेजीज, कार्यनीति या व्यूह रचना नहीं बनाते हैं, तो जो हमने योजनाएं बनाई वो हमारी असफल हो जाएंगी, उन योजनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी क्रम में अगला है कार्यक्रम। तो कार्यक्रम का आशय कार्य की एक विशिष्ट रूपरेखा से है जिसके अनुसार कार्य को करना होता है। यानी कार्यक्रम का आशय एक हमारी ऐसी रूपरेखा तैयार करना है जिसके अनुसार कार्य करना होता है। कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यनीति, नियम, निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाया जाए, साधनों का उपयोग तथा अन्य तत्वों को किस कार्य को करने के लिए आवश्यक है, सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो कार्यक्रम है वो कार्य की रूपरेखा है। जैसे मान लीजिए आज अपने घर में कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, तो उसके लिए हम पहले से ही सारी रूपरेखा तैयार करते हैं कि जो प्रोग्राम है वो कहाँ ऑर्गेनाइज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, इस तरीके से। तो जो कार्यक्रम है वो एक किसी कार्य की रूपरेखा होती है जिसके अंदर हम अपने लक्ष्य, उद्देश्यों को शामिल करते हैं, कार्यविधि को शामिल करते हैं, और हमें क्या करना है, किन साधनों का प्रयोग करना है, इनसे संबंधित कदमों को उठाया जाता है, इनको शामिल किया जाता है। किसी भी कार्य को करने के पूर्व यदि कार्यक्रम बना लिया जाए और उसके अनुरूप कार्य किया जाए तो कार्य निश्चित रूप से तथा समय से होने की संभावना अधिक होती है। तो जो हमारे कार्यक्रम है, अगर कार्य करने से पूर्व हम उस कार्यक्रम को तैयार कर लें तो निश्चित ही उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी और वो हमारा काम समय पर पूरा हो जाएगा। इसी क्रम में अगली बात करते हैं बजट की। तो बजट अल्पकालीन नियोजन का भाग है। दीर्घकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत ही कुछ अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं, जैसे विक्रय और उत्पादन का लक्ष्य। तो बजट क्या होता है, प्लानिंग का ही एक पार्ट होता है, और जो हमारे लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स या गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए हमें कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स की आवश्यकता होती है, और यही शॉर्ट टर्म जो टारगेट होते हैं जैसे विक्रय है या उत्पादन है, इन उपयुक्त नीतियों के अंतर्गत कार्यान्वित करने के लिए, यानी जो हमारी पॉलिसीज हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए जो संख्यात्मक रूप में बजट तैयार किया जाता है, यानी उनके लिए हमें संख्यात्मक रूप में कुछ डाटा इकट्ठा करना होता है ताकि हम अपनी उन नीतियों को पूरा करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था कर सकें। अगर इस प्रकार हम देखें तो बजट का आशय क्या होता है, तो बजट से आशय उस विवरण से है जिसमें संख्यात्मक रूप से या संख्यात्मक रूप में विभिन्न साधनों के उपयोग द्वारा अनुमानित परिणामों का विवरण दिया रहता है। यानी बजट एक ऐसे संख्यात्मक विवरण होते हैं जिनमें अलग अलग जो हमारे साधन है, विभिन्न साधन है, उनके उपयोग के द्वारा हमारे अनुमानित परिणाम क्या होंगे
इसकी जानकारी हमें इसमें मिलती है। इसके अंतर्गत सभी आय व्यय का ब्यौरा, यानी जो उपक्रम है उसकी इनकम क्या होगी, उसकी एक्सपेंसेस क्या होंगे, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। बजट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम केवल उनको रुपयों में आंकड़ा इनका इकट्ठा करें। इन्हें हम इकाइयाँ जैसे मनुष्य घंटा, मशीन घंटा आदि में भी तैयार कर सकते हैं। बजट का जो संबंध होता है वो नियोजन एवं नियंत्रण दोनों से होता है, यानी बजट प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों से रिलेटेड है। जब हम बजट तैयार करने पर विचार करते हैं अर्थात पूर्वानुमान लगाते हैं तो इसका संबंध नियोजन से होता है, यानी जब बजट तैयार किया जाता है तो उसका संबंध प्लानिंग से होता है, क्योंकि प्लानिंग में भी हम आगे के लिए योजनाएं बनाते हैं और बजट में भी हम आगे के लिए संख्यात्मक रूप में योजनाएं तैयार करते हैं। वहीं बजट का उपयोग पूर्ण कार्यक्रम के रूप में किया जाता है। और जब परिणामों को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तब इसका संबंध नियंत्रण से होता है, यानी जब हमारे सामने रिजल्ट आते हैं और जब हम उनको बजट को अपने रिजल्ट से मैच करते हैं तो वहाँ इसका संबंध नियंत्रण से हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि बजट नियोजन और नियंत्रण दोनों से संबंधित है। सो स्टूडेंट, आपको ये नियोजन के तत्व समझ में आए होंगे और इन्हीं तत्वों के विश्लेषण के आधार पर इन तत्वों में जो अंतर हैं वो हम अंतर भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि इनमें आपको कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आपकी कोई समस्याएं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या आप मुझसे कांटेक्ट करें। सो थैंक यू।